नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और क्लास 11th की ज्योग्राफी जो है उसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है वो हमारी चल रही है। इसमें हमने 3 लेक्चर, जो हमारा पहला चैप्टर है उसके 3 लेक्चर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में अध्याय फर्स्ट, उसका जो लेक्चर नंबर है वो हमारा 4 है। इसके अंदर लेक्चर नंबर 3 हमारा जो था, लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा भूगोल जो है वो किन विषयों को साथ लेकर, किन सब्जेक्टों को साथ लेकर और किन किन विषयों से मिलकर अपने आप को मजबूत करता है, अपने आप को विशिष्ट करता है, अपने आप को विस्तृत यानी बड़ा करता है। वो कौन कौन से विषय हैं जिनसे मिलकर वो बना है, ये हमने सारी चीज़ पढ़ी। लेकिन इसके अंदर उसी को हम वापस एक तरीके से व्यू करने वाले हैं। लेकिन ये जो व्यू होगा, ये जो रचना होगी, ये सारणीबद्ध रूप से होगी। कैसी होगी? सारणी। यानी कि आज का लेक्चर पूरा सारणियों पे है। सारणी आप समझते हैं, सारणी में कॉलम होते हैं और उस सारणीबद्ध तरीके से हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम भूगोल की शाखाएं सारणीबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सारणीबद्ध तरीके से। भूगोल की शाखाएं, हमने कहा भूगोल एक वृक्ष है। भूगोल एक क्या है? वृक्ष है। और उसकी डालियां जो होती है उसकी शाखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? शाखाएं कहलाती है, उसकी ब्रांचेज कहलाती है। जैसे भूगोल एक वृक्ष है और वृक्ष ही जिस प्रकार डालियां होती है, वैसे ही भूगोल जो है उसकी भी अपनी शाखाएं होती है, अपनी ब्रांचेज होती है, अपनी डालियां होती है। तो भूगोल जो है उसकी शाखाओं की बात हम एक सारणी के फॉर्म में, एक सारणी के तरीके से हम करेंगे। और इसमें हम देखेंगे क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर भूगोल कैसे अपने आप को विकसित कर पाया। क्रमबद्ध उपगमन का क्या मतलब है? क्रमबद्ध यानी निरंतर, कंटिन्यू, लगातार। भूगोल उपगमन यानी गमन यानी गति कैसे कर पाया? भूगोल निरंतर अपने आप को बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक विशिष्ट सब्जेक्ट, एक विस्तृत सब्जेक्ट भूगोल अपने आप को कैसे बना पाया, ये सारी जानकारी एक सारणी के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सारणी क्या है आखिर। देखिए, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर, यानी भूगोल की जो ब्रांचेज है वो गति करते हुए अपने आप को भूगोल के साथ कैसे जोड़ पाई, या भूगोल उनको साथ लेकर कैसे बड़ा भूगोल बन पाया। सबसे पहले आप इसको देखिए, यह है भूगोल। और भूगोल कुछ भी नहीं है अगर ये चीजें इसके साथ नहीं है। तो ये तो भूगोल है, ये वे सब्जेक्ट है जो भूगोल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करने वाले और विषय होते हैं और सामाजिक विषय होते हैं। तो इनके भी अलग क्या बन जाएंगे? ब्रांचेज बन जाएंगे। कैसे? उपगमन के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा पहला आता है भौतिक भूगोल, लेकिन यहाँ हम भौतिक चीजें देखेंगे, भौतिक भूगोल नहीं देखेंगे। जो भूगोल को बनाती है वो भौतिक चीजें कौन कौन सी है, भौतिक वस्तुएं कौन कौन सी है, यानी बनावट वाली, संरचना वाली जो वस्तु है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भूगोल जो है उसको बनाने में सिद्धांत और दर्शन शास्त्र का कैसे योगदान रहा। अब थोड़ा थोड़ा इनको समझते हुए चलते हैं ताकि आगे आपको समझ में आ जाए। भौतिक के अंदर हम क्या देखने वाले? भौतिक के अंदर जो पहाड़ है, पर्वत हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये बड़ी बड़ी चीजों को हम भौतिक के अंदर पढ़ा करते हैं। सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसके अंदर हम उन चीजों की बात करेंगे जो पुराने ऐतिहासिक हमारे ग्रंथ रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं, कैसे रहे हैं, हम देखेंगे। विधि एवं तकनीकी, आज के समय में, आज के जमाने में, आज के वर्तमान युग में भूगोल जो है पूरा ही तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और विज्ञान इसके अंदर बहुत ज्यादा हावी होने लग गया। तो इसकी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। मानव और भूगोल, मानव जो है वो भूगोल को कैसे मजबूती देता है। भूगोल को मानव बहुत मजबूती देता है, क्योंकि मानव के बगैर तो भूगोल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये चीज भी हम देखेंगे। जीव भूगोल, पारिस्थितिकी जिसे हम कह सकते हैं, जीव भूगोल जो होता है वो जीव भूगोल मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को साथ लेकर भूगोल को कैसे बनाता है, इसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े। पहले भौतिक भूगोल की ब्रांचेस देखेंगे, फिर सिद्धांत और दर्शन शास्त्र भूगोल की ब्रांचेस देखेंगे, फिर विधि एवं तकनीकी भूगोल की ब्रांचेस देखेंगे, फिर मानव भूगोल की ब्रांचेस देखेंगे और फिर जीव भूगोल की ब्रांचेस देखेंगे। हो सकता है जीव भूगोल जो है हम अगली स्लाइड में देखें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4 जो ये चीजें हैं इसको हम आज ही समझ लेंगे। ठीक है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल भूगोल। फिजिकल यानी बनावट, बनावट यानी संरचना, पृथ्वी की पूरी फिजिकल चीज की बातें करता है। कैसे कैसे बातें करता है? सबसे पहले जो भौतिक भूगोल है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया कि भौतिक भूगोल में कौन सी बनावट पढ़ते हैं हम,
कौन सी संरचना पढ़ते हैं? तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले तो हम भूमि की आकृति पढ़ते हैं। कहीं आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़, कहीं आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, कहीं आपको पठार दिखाई दे रहा है, कहीं आपको झील दिखाई दे रही है, वो सब किस में आ जाता है? कहीं आपको नदी दिखाई दे रही है इस प्रकार की, कहीं आपको छोटा तालाब दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, कहीं आपको झरना दिखाई दे रहा है पहाड़ से यूं बहता हुआ इस प्रकार से। तो ये भू आकृतियां जो बनी हुई है, उन भू आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं, तो भू आकृति विज्ञान में करते हैं। ये सपोर्ट किसको कर देगा? भौतिक भूगोल को। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की पहली ब्रांच हमने क्या बनाई? भू आकृति विज्ञान। यानी भू आकृति, भूमि की आकृतियां। देखो यहाँ कुछ आकृति बनी हुई है, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा, कुछ मैदानी भाग होता है, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन होती है, कहीं समतल होती है। तो ये भू आकृति, भूमि पर जितनी भी आकृतियां बनी हुई है, कहीं तो भूमि बिल्कुल समतल होती है इस प्रकार से, समतल, बिल्कुल समतल भूमि होती है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहां बिल्कुल मैदानी भाग होते हैं, पठारी भाग होते हैं, पठारी मतलब जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग। कहीं ऐसा होता है कि ये पहाड़ी एरिया होता है, बिल्कुल पूरी तरह से पहाड़ी पहाड़ होते हैं। कहीं ऐसा होता है कि उबड़ खाबड़ होता है, मतलब जो लैंड यानी जमीन जो होता है बिल्कुल एक अलग और मतलब विशिष्ट रूप में दिखाई देता है हमें, और थोड़ी दूर चलते हैं तो रूप उसका अलग आ जाता है। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं मैदानी है, कहीं समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं। तो ये जितनी भी भूमि पर, इस जमीन पर जितनी भी आकृतियां बनी हुई है, उसका जो विज्ञान है वो भौतिक भूगोल की ब्रांच है, भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम जलवायु की बात करते हैं, यानी भारत के अंदर शीत ऋतु कब आती है, कैसे आती है, शीत ऋतु की बात करेंगे इसके अंदर हम, शीत ऋतु। ठीक है, इसके अलावा भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का समय कब आता है, भारत में शीत या शरद कब आती है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, मानसून समय भारत में बारिश का जो समय होता है वो भारत में कब आता है, मानसून का समय। तो जलवायु विज्ञान की जो बातें होती है ना, शीत, गर्मी सर्दी बरसात, जितने भी मौसम क्लाइमेट जो चेंज होते हैं, जलवायु यानी क्लाइमेट साइंस यानी जलवायु विज्ञान, इसके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में तो करते ही हैं, लेकिन पहले किस में कर लेते हैं? जलवायु विज्ञान में। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि भू आकृति विज्ञान में जितनी भी चीजें होती है, पहले भू आकृति में अध्ययन होता है, और फिर भू आकृति सपोर्ट किसको करती है, समर्थन किसको देती है, अपना हाथ किसके सर पर रखती है? भौतिक भूगोल के। जलवायु विज्ञान की ये चीजें जो होती है जलवायु से संबंधित, ये किस में आ जाती है? भौतिक भूगोल में। जल विज्ञान। जल विज्ञान में हम देखते हैं कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ अच्छी झीलें हैं, कहाँ कहाँ अच्छे तालाब है, कहाँ कहाँ अच्छी नहरें हैं, और वर्ल्ड लेवल पे हम देख रहे हैं तो कहाँ महाद्वीप है, देश के अंदर, विश्व के अंदर कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, महासागर। ठीक है, तो महाद्वीप वगैरह, महासागर वगैरह 7 और 5 होते हैं, महाद्वीप 7 होते हैं, महासागर 5 होते हैं। तो ये जल विज्ञान के अंदर हम देखते हैं। भारत के अंदर भूमिगत यानी मिट्टी के अंदर जल कितना है, भूमिगत जल बोलते हैं उसको, भूमिगत जल, इसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? जल विज्ञान में। भारत के अंदर धरातल के अंदर या नीचे, इस प्रकार से धरातलीय जल कितना है, धरातलीय जल कितना है, इसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? जल विज्ञान में। किस में करते हैं भाई? जल विज्ञान में। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। भौतिक भूगोल को जो सपोर्ट करती है वो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बगैर भौतिक भूगोल बन ही नहीं सकती भाई। पहाड़ और पर्वत और नदियां नहीं है, भूमि की आकृति नहीं है, तो भौतिक भूगोल है ही नहीं। अब जलवायु में सर्दी गर्मी और बारिश नहीं है तो जलवायु विज्ञान नहीं है, जलवायु विज्ञान नहीं है तो भौतिक भूगोल अध्ययन करेगा किसका? जल विज्ञान में हम देख रहे हैं महाद्वीप, महासागर, नदियां, झीलें वीले नहीं है तो जल विज्ञान जो है वो नहीं है, जल विज्ञान नहीं है तो भौतिक भूगोल अपना अस्तित्व नहीं बना पाता। यानी कि इनमें से एक के जाने से विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे मिलकर सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको बहुत फर्क पड़ता है, इनमें से एक भी नहीं होता है तो। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखें। जल विज्ञान जो है वो हो सकता है हमारे अगले टॉपिक में आए, लेकिन इनकी जो और शाखाएं बनेगी उसको हम आज ही पढ़ लेंगे। मृदा भूगोल यानी मिट्टी का भूगोल। जैसे मृदा यानी मिट्टी होती है, मृदा यानी मिट्टी होती है, जिसको रेत भी कहा जाता है, जिसे रेंगूर भी कहा जाता है। तो ये मृदा है। जैसे कि भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कल के लेक्चर में हमने बात भी की थी। भारत के अंदर दोमट मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो ये दोनों ही मिट्टियाँ कहाँ मिलती है? पंजाब में मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? क्योंकि जलोढ़ और दोमट मिट्टी वहाँ होगी जहाँ नदियों का बहाव होगा, तो भारत के अंदर पंजाब में ज़्यादा नदियों का बहाव है, तो यहाँ जलोढ़ और दोमट मिट्टी मिलेगी, गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो हम मिट्टियाँ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। काली मिट्टी कहाँ होगी, चिकनी मिट्टी कहाँ होगी?
मैंने कहा हम मिट्टियां नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मिट्टियों के नाम क्यों ले रहे हैं? मिट्टियों के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मृदा भूगोल में ये अध्ययन होता है, और भौतिक भूगोल जब मिट्टी का अध्ययन करता है तो उसको किसकी जरूरत होती है? मृदा भूगोल की, यानी मिट्टी भूगोल की। लेटेराइट मिट्टी भी होती है एक लेटेराइट मिट्टी, तो आप एग्जाम्पल तो आपको देना ही है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो ये लेटेराइट मिट्टी होती है, इसको ठीक कर ले, लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा भी ढेर सारी मिट्टियाँ होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, चिकनी लिख दिया हमने, लेटेराइट, काली, जलोढ़, दोमट, रेंगुर, वेंगुर, ढेर सारी होती है। तो मृदा भूगोल के अंदर इसका अध्ययन होता है। तो हमने अभी तक क्या देखा? 1 नंबर का सवाल सबसे पहले अगर पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पुटअप होता है सीधा सीधा, तो ये पूछेगा भौतिक भूगोल की शाखाएं बताइए। तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे, कुछ नहीं करना है, इसको देखना ही नहीं है, ना रटना है, बिल्कुल मौखिक तरीके से समझना है। आपसे पूछा भौतिक भूगोल की शाखाएं बताइए, तो आप सोचो कि भौतिक मतलब पृथ्वी की बनावट का अध्ययन करता है। तो बनावट में क्या दिखेगा? सबसे पहले पहाड़ पर्वत दिखेंगे आपको, तो क्या आ गया? भूमि की। समतल मैदान, तो भूमि की क्या आ गई? आकृति, तो आ गया भू आकृति। इसके अलावा फिर आपको नदियां, झीलें, पानी से संबंधित चीजें दिखी, तो किस में आ गया? जल विज्ञान में। अब आपको सर्दी, गर्मी, बारिश के मौसम देखे साल भर में, किस में आ गया? जलवायु में। और आप जमीन पे चल रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कौन सी मिट्टी पे कौन सी फसल हो रही है? मृदा भूगोल में आ गया। तो सीधा सिंपल भौतिक भूगोल की 4 मुख्य शाखाएं जो है हमने देखी, भू आकृति, जलवायु, जल और मृदा, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अब चल रहा है कि ब्रांचेज की ब्रांचेज बनती जा रही है, शाखाओं की शाखाएं बनती जा रही है। खेल कब तक चलेगा? ये खेल खत्म होने वाला है कल के लेक्चर में। खेल है क्या? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर जो है उसको हम कहते हैं भूगोल। लेकिन भूगोल भी तो किसी चीज़ों से मिलकर बना है, वो उसकी ब्रांचेज हो जाएगी, वो उसकी शाखाएं कहलाएगी, उसको हम क्षेत्र भी कह देते हैं। और वो क्षेत्र जो होता है, वो शाखाएं जो होती है, वो भी तो किसी से मिलकर बनी है, तो वो उसकी शाखाएं हो जाएगी। और ऐसे कहना चाहिए तो वो उसका उपक्षेत्र हो जाएगा। अब देखो, एक बार क्षेत्र की बात करते हैं हम, एक बार शाखाओं की बात करते हैं। ये भूगोल है, ठीक है। इसके 2 पार्ट बने, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन कहीं ना कहीं मानव भूगोल का जो जीव है वो मानव भूगोल को सपोर्ट करता है, मानव भूगोल भौतिक भूगोल को सपोर्ट करती है। तो वहाँ अपन को डाउट हो जाता है कि ये क्या मामला बन रहा है आगे। इसलिए आप बेसिक और सीधा सिंपल तरीके से याद रखें, भूगोल के पार्ट बनते हैं, पार्टों के फिर पार्ट बनते हैं, और उनके फिर पार्ट यानी उनकी और शाखाएं बनती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक वृक्ष है, और जैसे मान लिया जाए कि किसी भी एक वृक्ष हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके बीज, फिर से खेतीबाड़ी का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक वृक्ष है, उसके बीज होते हैं, हमने बोया, एक वृक्ष खड़ा हो गया, उसके बीजों से फिर और नए वृक्ष खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बीजों से और वृक्ष खड़े हो जाते हैं। तो ये और आगे हो रहा है, वो शाखाएं 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 बनती जाती है, ठीक है। तो भू आकृति, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल हमने देखा, और हमने ये देखा कि इन सब से मिलकर भौतिक भूगोल बनता है। लेकिन अब भू आकृति विज्ञान है, उसकी भी ब्रांचेज बन जाएगी आगे जाके, जलवायु विज्ञान की भी ब्रांचेज बन जाएगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर भूमि से रिलेटेड चीजें आएगी, भूमि से रिलेटेड जो आएगी इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। जलवायु से संबंधित आएगी वो इसके नीचे आ जाएगी, जल से संबंधित आएगी वो इसके नीचे आ जाएगी, और मृदा भूगोल की जो शाखाएं होगी वो मृदा भूगोल के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ मोटा मोटा हमने यही देखना है कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल जो है भौतिक भूगोल को सपोर्ट करती है। चारों याद हो जाना चाहिए आपको। यहीं आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पढ़े? क्योंकि हमने पहले क्या देखा था? ये देखा था, इसमें हमने ये पढ़ लिया भौतिक वाला। अब रिवाइज करो कैसे, क्योंकि जलवायु उसमें आ रहा था, भू आकृति उसमें आ रहा था, जल उसमें आ रहा था, मिट्टी उसमें आ रहा था। तो इसके 4 रूप आपको याद हो जाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कोई लेते हैं सिद्धांत वाला, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसको देखते हैं, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। अब आप सोचोगे यार दर्शन शास्त्र तो संत लोग पढ़ा करते हैं, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र पहाड़ी लोग पढ़ा करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो पढ़ा करते हैं, संत महात्मा पढ़ा करते हैं, भजन गायक पढ़ा करते हैं, तो इसका भूगोल से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। देखिए, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। अब ये थोड़ा अटपटा लगता है, बाकी ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाता है। कैसे? यानी जो भूगोल है, भौतिक भूगोल भूगोल का सपोर्ट करता है, और भौतिक भूगोल को सपोर्ट करने वाले 4 बिंदु हमने देखे। लेकिन सिद्धांत और दर्शन शास्त्र भूगोल को सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे
18 पुराण है। कितनी पुराण है? 18 पुराण है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज को हम। 4 वेद हैं, ठीक है, इसको भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इनको याद आप हो आपको तो ही करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। महाभारत देखी हमने, ठीक है। अब भौगोलिक चिंतन में 18 पुराणों में एक पुराण आती है अग्नि पुराण, जो भारत को क्या कहती है? जम्बूद्वीप। क्या कहती है? जम्बूद्वीप। भारत को किस नाम से जानती है? जम्बूद्वीप से। यानी अग्नि पुराण जो है भारत को क्या कहती है? जम्बूद्वीप। तो ये भौगोलिक चिंतन से हमें नाम मिला किसका? भारत का। यानी भारत का नाम जम्बूद्वीप भी था। प्राचीन समय में भारत का नाम आर्यव्रत भी था, क्योंकि मध्य एशिया से कुछ लोग आए आर्य, और वो आकर भारत में रहने लगे। हम लोग उन्हीं की संतान है, यानी हम सब आर्यों की संतान है। आर्यों से भारत बना। एशिया जो है जिसके अंदर 52-53 कंट्री आते हैं, उसके मध्य से कुछ लोग आए, आज जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, और वो आर्य जाति के लोग थे। तो ये जो है, ये संत महात्माओं ने रामायण और महाभारत में, जैसे कि रामायण और महाभारत की बात करें तो वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे लोगों ने राजस्थान को मरु कांतार क्षेत्र का, क्योंकि ये मिट्टी का क्षेत्र है। राजस्थान कैसा क्षेत्र? मरु यानी मिट्टी, कांतार मतलब क्षेत्र, मिट्टी का क्षेत्र है। तो इन ग्रंथों से, जितने भी ग्रंथ हमारे पौराणिक ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ है, जो महात्माओं ने, वेदव्यास, वाल्मीकि, जितने भी, जैसे अथर्ववेद अथर्व ऋषि ने लिखा, जितने भी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो चिंतन के ग्रंथ कहलाते हैं। सोच समझ कर लिखा उन्होंने, अपने ज्ञान को खोजा, उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त करके लिखा, और ये आज भूगोल में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। अब अग्नि पुराण नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता भारत जो है वो जम्बूद्वीप कहलाता है। तो भौगोलिक चिंतन जो है, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र जो है, वो किसी ना किसी रूप में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भूगोल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। मानव पारिस्थितिकी यानी जलवायु जो है वो तो हमने उसमें देखा। मानव पारिस्थितिकी का मतलब है छोटे छोटे जीव जो पर्यावरण से मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, और वो एक सिद्धांत बन जाता है। वो भी भूगोल का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। वो भी किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो मानव पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम भी किसका पार्ट है? दर्शन शास्त्र या सिद्धांत का है। तो ये हमने देखा, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र में भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी जो है वो कैसे भूगोल को सपोर्ट करता है? दर्शन शास्त्र या सिद्धांत के रूप में भूगोल का सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विधि एवं तकनीकी, साइंस, आज का ज्ञान, आज के नियम, आज के मेथड, आज का लॉ, यानी आज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम देखते हैं, एसी, एयर कंडीशनर, हवा देने वाले, विधियों तकनीकी में जो जो आता है वो भूगोल का कैसा सपोर्ट करता है ये हम देखेंगे। अब तकनीकी से आज हम टेक्नोलॉजी यानी मशीनों से हम क्या बना लेते हैं? मानचित्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नक्शा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैप बना लेते हैं। तो आज हम टेक्नोलॉजी से मैप बनाते हैं, और टेक्नोलॉजी से जब मैप बनाया जाता है तो ये 3 चीज़ें काम आती है। कौन कौन सी चीज़ें काम आती है? ये 3 चीज़ें हम समझेंगे क्या है, क्योंकि ये भूमि से संबंधित सूचना देती है। विधि एवं तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से समझना है। मानचित्र मैंने आपको बताया एक वीडियो में, मैंने ये बताया कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौगोलिक या भौतिक मानचित्र होता है, दूसरा राजनीतिक मानचित्र होता है, और तीसरा थीमेटिक मानचित्र होता है। तो इन मानचित्रों को फर्क क्या है, अब वो वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बताते हैं आपको, है ना। थीमेटिक मानचित्र बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, उसमें पर्टिकुलर एक ही चीज़ को दिखाया जाता है। भौतिक मानचित्र जो होता है, पृथ्वी की जो पर्टिकुलर जो वन है उनको वन कितने हैं, समुद्र कितने हैं, महासागर कितने हैं, प्राकृतिक चीज़ों को दिखाता है। लेकिन देशों की बाउंड्री को कौन दिखाता है? राजनीतिक मैप। तो हम ये देख रहे हैं कि मानचित्र कला में जो मैप है वो किस प्रकार बनते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का यानी तकनीकी का आज प्रयोग हो रहा है। तो विधि और तकनीकी की जो है मानचित्र कला को, मानचित्र कला जो विधि और तकनीकी से पैदा हुई है, और विधि और तकनीकी किसको सपोर्ट कर रही है? भूगोल को सपोर्ट कर रही है। किसको सपोर्ट कर रही है? अब आप बताओ, मानचित्र ही नहीं होगे, टेक्नोलॉजी से मानचित्र नहीं बनाएंगे तो भूगोल का अध्ययन उतनी रफ्तार से चलेगा क्या जितना चलना चाहिए? नहीं चलेगा। तो मानचित्र कला सपोर्ट करती है। मात्रात्मक तकनीकी, कौन सी? मात्रात्मक तकनीकी। अब ये कुछ समझ में नहीं आता भाई मात्रात्मक तकनीकी क्या है, तो देखिए कैसे। ये 2 स्थान है, ये 2 स्थान है, इन दोनों स्थानों पर कहाँ कितनी वर्षा हुई है,
इसकी मात्रा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यहाँ रेनगॉग होता है बारिश नापने का यंत्र, उसको यहाँ रख देते हैं। रेनगॉग से फिर हम पता कर लेते हैं किस स्थान पर कितनी बारिश है और किस स्थान पर कितनी वर्षा है। दोनों वर्षा में अंतर जो होता है सेंटीमीटर का, उसे रेनगॉग से देखते हैं तो मात्रा देखा। और रेनगॉग एक टेक्नोलॉजी के स्तर पर काम करता है, उसे हम टेक्नोलॉजी के यंत्र बोलते हैं। तो मात्रात्मक हो गया। अभी भी समझ में नहीं आया तो ये दो समुद्री क्षेत्र हैं, दो समुद्री क्षेत्र है, दो समुद्र है बड़े, और इनकी गहराई नापना है तो एक आता है फेदोमीटर। उस फेदोमीटर से नापते हैं। तो फेदोमीटर किसका यंत्र है? तकनीकी का, यानी साइंस ने बनाया है फेदोमीटर। तो ये फेदोमीटर, इसका रेनगॉग होता है, वर्षा का रेनगॉग, और समुद्र का जो नापते हैं उसे हम फेदोमीटर कहते हैं, फेदोमीटर। ठीक है, इनसे नापा जाता है। ये तो गहराई का है और ये किसका है? बारिश यानी वर्षा का है। तो ये मात्रात्मक तकनीकी हुई। क्या हुई? ये मात्रात्मक तकनीकी। तो कहीं ना कहीं साइंस जो है मात्रात्मक तकनीकी है, वो तकनीकी के रूप में किसका सपोर्ट करती है? भूगोल का। कहीं ना कहीं मानचित्र जो है वो तकनीकी है और वो किसका सपोर्ट करते हैं? भूगोल का। क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, ये देखो सर्वेक्षण हो रहा है। ज्योग्राफी में आपको भी तो सर्वेक्षण करना है, ज्योग्राफी में सर्वेक्षण होता है। अब कई बच्चे इसका लोड ले लेते, पता नहीं सर्वेक्षण क्या होता होगा, कैसे किया जाता है। पूरी साल ही एक टेंशन ही लगा रहता है कि ज्योग्राफी का सर्वेक्षण कैसे होगा, क्या होगा, कैसे किया जाएगा, जबकि कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक किसी पर्टिकुलर स्थान का अध्ययन करना होता है, वहाँ कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, वहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वहाँ कौन कौन सी झीलें हैं, वहाँ किस प्रकार का माहौल है, ये सब सर्वेक्षण कहलाता है। और इसमें भी आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। जैसे कंपास आता है जो दिशा बताता है, कंपास जो एक यंत्र होता है, भूगोल की ज्योग्राफी में काम आता है, भूगोल का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें काम आता है कंपास। तो ये कंपास वगैरह सब किसने बनाए? तकनीकी के यंत्र है। तकनीकी 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 क्यों बोल रहे हैं हम? तकनीकी तकनीकी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार प्रयोग किसका हो रहा है? तकनीकी का हो रहा है। किसका हो रहा है भाई? तकनीकी का। तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो साइंस ने बनाया है। साइंस ने बनाया मतलब जो चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम में लेते हैं। आपका मोबाइल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं वो तकनीकी का पार्ट है। तो बताओ, ये भी तो भूगोल पढ़ने में सहयोग कर रहा है। तो तकनीकी भूगोल में सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता है। फिर आता है भू सूचना। भू सूचना यानी जमीन पर जो प्रतिक्रियाएं होती है उसकी सूचना भी कौन दे रहा है? साइंस दे रहा है, विधि दे रहा है, तकनीकी दे रहा है, यानी टेक्नोलॉजी दे रही है। कैसे? एक होता है, इसको देखिए आप, जी टेक्नोलॉजी जो है हम देख रहे हैं, ठीक है। एक है GIS, दूसरा है GPS, एक है LIS। अब ये क्या है? देखिए क्या है। GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, LIS लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये कैसे काम करते हैं? या आपसे इनकी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप थोड़ा समझ जाए इसलिए मैं बता देता हूँ। GIS जो है वो GPS का, GIS जो है उससे GPS बनता है। क्या बनता है? GPS। कैसे? अब ध्यान से समझना GIS क्या है। मतलब पृथ्वी के ऊपर जैसे भारत में उपग्रह छोड़े जाते हैं, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, इतने उपग्रह भारत ने छोड़े, 104 उपग्रह छोड़े PSLV से। किससे छोड़े? PSLV से। PSLV, P का मतलब है पोलर। जैसे ये पृथ्वी है, इस पर आडी रेखाएं जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी आडी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी खड़ी रेखाएं जो इस प्रकार होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? देशांतर के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये लाइन हम खींच रहे हैं आडी वाली, तो खींचते 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 लास्ट में एक बिंदु बन जाता है। इधर भी हम खींचते खींचते चले तो लास्ट में एक बिंदु बन जाता है। इस बिंदु को कहते हैं पोलर, यानी कि ध्रुव। इसको क्या कह रहे हैं हम? ध्रुव। तो ये उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक, ऐसा ही ध्रुव नीचे की ओर होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोलर। तो ये जो पोलर होता है, यहाँ से जो ये GIS उपग्रह होते हैं वो छोड़े जाते हैं। पोलर यानी ध्रुव से छोड़े जाते हैं। पृथ्वी हमारी गोल है, ऊपर के हिस्से से, चपटी भी कहा जाता है, ऊपर के हिस्से से इसको छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। क्यों बता रहे हो गुरुजी? जब पोलर का मतलब ही नहीं है। मतलब है GIS जो है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये कैसे काम करता है?
भारत में कोई भी उपग्रह छोड़ा जाता है तो वो लगभग हैदराबाद से छोड़े जाते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया है, आंध्र प्रदेश में आता है लेकिन तेलंगाना से भी टच होता है। हैदराबाद में सतीश धवन केंद्र है, वहाँ से उपग्रह छोड़ा जाता है। उपग्रह कैसे होता है, ऊपर सैटेलाइट स्थापित किया जाता है, रॉकेट के माध्यम से उसको छोड़ दिया जाता है। वो पृथ्वी से, ध्यान से सुनना है, वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर जाता है। 36,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से कोई भी चीज़ चली जाती है हैदराबाद से, माना गया, आंका गया, उसको नाप लिया गया वहाँ से कि 36,000 किलोमीटर दूर कोई भी पृथ्वी से चीज़ चली जाएगी तो आपने सुना होगा पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण होता है और आसमान यानी आकाश में भी गुरुत्वाकर्षण होता है। अब दो चीज़ें एक ही चीज़ को खींचेगी तो वो कहाँ जाएगी बताओ? मतलब एक ही वस्तु है और दोनों दोस्त मिलकर तुम खींच रहे हो तो वो कहाँ जाने वाली है बताओ? तो वो बीच में बेचारी लटकती रह जाएगी, ना तेरे को मिलेगी ना उसको मिलेगी, वो बीच में ही लटकती रह जाएगी। तो क्या करें, तो वो स्थायी हो जाती है। तो उपग्रह जो है इसी प्रकार छोड़े जाते हैं कि पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर दूर पर स्थापित कर देंगे तो ना तो आसमान की तरफ जा पाएगा उपग्रह और ना धरती की तरफ आ पाएगा और अपनी स्थिति फिक्स कर लेता है और वो धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे हमें जो है GIS यानी कि इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो उसकी नज़र में तो पूरी पृथ्वी है। मैंने ये कहा ये हैदराबाद है, यहाँ से उपग्रह हमने छोड़ा, 36,000 किलोमीटर पर स्थापित हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ यूँ घूमने लग गया। पृथ्वी गोल है, आपको पता है, ये इस प्रकार से। चपटी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उबड़ खाबड़ है, लेकिन गोलाई तो इसमें दिखाई दे ही नहीं हमें। भारतीय लोग तो क्या मानते हैं, गोलाकार मानते हैं, बाकी यूनानी और ग्रीक क्या कहते हैं, चपटी। तो जो भी है पृथ्वी के चारों तरफ वो घूमना शुरू कर देता है और वो वहाँ से सूचनाएं देता है। उसके अंदर कंटेनर लगे रहते हैं। किसका प्रयोग हो रहा है? तकनीकी का। कंटेनर कैसा शब्द है? तकनीकी का। और जब उपग्रह गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब है जो ले जाने वाली वस्तु है उसको लॉन्चिंग, उसका साधन है, व्हीकल है वो, ठीक है। तो जब उपग्रह जाकर वहाँ स्थापित हुआ तो किसके माध्यम से गया था? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी थी जो वहाँ उसको ले गई थी, ठीक है। तो इसके माध्यम से उपग्रह जा पाया वहाँ पे। अब वहाँ जाके वो स्थापित हो गया तो उसमें जो कंटेनर होते हैं वो हमारी धरती पर जो टावर लगे रहते हैं, देखे होंगे आपने BSNL का टावर, जियो का टावर, उन टावरों के अंदर एक मोडेम लगा रहता है। उस मोडेम को सूचनाएं देती है, मोडेम सूचनाओं को ट्रांसफर कर देता है और हम मोबाइल पे बात कर पाते हैं, कंप्यूटर में मूवी देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है GIS के माध्यम से होती है। तो बताओ GIS जो है वो हमें भूगोल की इतनी सूचनाएं देता है जो तकनीकी से मैच करता है। तो बताओ बिना तकनीकी के कैसा भूगोल? अब कहोगे GPS क्या है? ये पोजीशनिंग, देखो पोजीशन बताता है आपकी, आप कहाँ हैं, आप किस स्थान पर है, आप किस स्थान से कितनी दूरी पर है और वो स्थान किस स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी आपकी पोजीशन बताता है GPS। ये पहले नावों में प्रयोग होता था, अमेरिका का है, तो ये नावों में प्रयोग होता था नेविगेशन, लेकिन अब हर कोई प्रयोग करता है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, मोबाइल के अंदर GPS चालू कर दो, कौन कहाँ जा रही है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सब पता कर सकते हो। तो बहुत बड़ी बात पता चल गई आपको GPS वाली, तो इससे आप ट्रैक कर सकते हो किसी को भी। ये GPS अलग से भी आते हैं, छोटे छोटे इसके कैमरेज भी आते हैं जो आपको बता देते हैं कि कौन सी लोकेशन पे क्या है। तो GPS तो अमूमन बच्चे जानते हैं। LIS, ये LIC लिए है, भारत जीवन बीमा निगम वाला, ये LIS है। LIS क्या करता है? लैंड इन्फॉर्मेशन या ज़मीन के बारे में हमें सूचनाएं देता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, GPS और GIS, ठीक है। तो ये अब तक हमने क्या देखा? तकनीकी जो है मानचित्र कला उससे बनती है, मात्रात्मक तकनीकी उससे चलती है, क्षेत्र का सर्वेक्षण जो होता है तकनीकी से होता है, और भूमि से संबंधित जो सूचनाएं पृथ्वी पर हमें चाहिए वो तकनीकी से होती है। और इन सबको मिला दिया जाए तो भूगोल बन जाता है। क्या बन जाता है? भूगोल। तो इतने विषयों को साथ लेकर भूगोल, देखो भूगोल का दिल कितना बड़ा है। लोग कहते हैं हम मतलब इतनी जगह नहीं है, किसी और को जगह दे ही नहीं सकते दिल में। देखो भूगोल का दिल कितना बड़ा है, इतने सबको साथ लेकर चल रहा है, दिल दरिया है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पूरी 12th की जो किताब है एक पूरी इस पे है, और 12th बहुत इंटरेस्टिंग है जिसने 11th अच्छे से पढ़ा है। मानव किस में रहता है? समाज में रहता है। मानव किस में रहता है? समाज में रहता है। भाई किस में रहता है मानव? समाज में। और समाज में वो कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करता रहता है, सांस्कृतिक परिदृश्य भी देखता रहता है।
तो मानव जो है समाज में रहता है और समाज में वो कई तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य करता है। सांस्कृतिक परिदृश्य क्या होते हैं? मानव कृषि कर रहा है, किस में आएगा? सांस्कृतिक परिदृश्य। मानव मकान बना रहा है, सांस्कृतिक परिदृश्य। एक तो होता है भौतिक परिदृश्य जो हमें दिख, परिदृश्य का मतलब हमारे चारों ओर दिखने वाले दृश्य। आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, परिदृश्य क्या है यार, ये तो मुझे आता ही नहीं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, परिदृश्य मेरे को पता ही नहीं। परिदृश्य है क्या? परि यानी चारों ओर, जैसे पर्यावरण चारों ओर का आवरण। परिदृश्य मतलब चारों ओर दिखाई देने वाले दृश्य, मतलब दिखने वाले दृश्य जो होते हैं उसको कहते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन समझने के लिए सांस्कृतिक और भौतिक परिदृश्यों की बात करते हैं। भौतिक परिदृश्य तो वो है जो पृथ्वी के साथ ही बन गए। सांस्कृतिक परिदृश्य वो है जो मानव ने बनाए। तो मानव ने जितनी भी चीजें बनाई वो किस में आ जाती है? सांस्कृतिक में। और वो समाज में लागू होती है। किस में लागू होती है? समाज में। ठीक है। ऐतिहासिक, पुरानी जो वस्तुएं होती है, पुरानी जो चीजें होती है, पुरानी जो चेट होती है, पुरानी जो बातें होती है, वो कैसे ना कैसे भूगोल का सहयोग करती है। और कौन से भूगोल का? मानव भूगोल। जैसे एक वीरान सा क्षेत्र है और एक बहुत पुराना किला है, दुर्ग जिसे हम कहते हैं, किला जिसे हम कहते हैं, फोर्ट कहते हैं, कैसिल कहते हैं। तो पुराना किला है और उस किले के अंदर भूत रहते हैं। तो इतिहास हमें बता रहा है, उसमें नहीं जाना। वैसे भूत होते नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। तो ऐतिहासिक चीजें जो होती है वो हमें बताती है कि मानव जो है वो किस स्थान पर रहेगा और किस स्थान पर नहीं रहेगा। ये ऐतिहासिक चीजों से हम पता करते हैं मानव भूगोल का, और मानव भूगोल फिर पूरा भूगोल बना देता है। ठीक है। जनसंख्या और बस्ती। अब जनसंख्या और बस्ती, जनसंख्या दो प्रकार से, या तो कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और या कोई आदमी शहर में रह रहा है। अब कोई का नहीं, मैं तो मतलब गांव में नहीं, ढाणी में रहता हूँ, कबीले में रहता हूँ, पल्ली में रहता हूँ, तो उसको गांव ही मान लिया जाता है। अब आपके लिए अलग से इसे ढाणी वाणी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। नगरीय यानी नगर। तो जनसंख्या दो रूपों में, या तो गांव की जनसंख्या और या नगरी। अब पूछ ले यहाँ व्यवसाय क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो। गांव का आदमी क्या करता है? खेती करता है, तो कृषि करता है। तो बताओ कृषि किस में पढ़ेंगे हम? मानव भूगोल में। पर्यटन यानी गांव का व्यक्ति जो है वो पर्यटन तो नहीं कर सकता, यहाँ पे परिवहन दोनों में आता है। कृषि करता है, मछली पकड़ता है, लकड़ी काटता है, ये सब इसके अंदर आ जाए। नगर का क्या करता है? नगर का औद्योगिक कार्य करता है, उद्योगों में काम करता है, तो औद्योगिक कार्य इसमें आ जाता है। तो उद्योग को किस में पढ़ेंगे हम? मानव भूगोल में। देखो यहाँ पैसे कमाने के लिए दोनों ही काम किसके लिए किए जाते हैं? पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये कृषि, आगे देखो ये पैसे कमाने के लिए कृषि की जा रही। तो आज तो मानव भूगोल में रही है, लेकिन पार्ट क्या बन गया? आर्थिक पार्ट बन गया। अब देखो नगरीय, ये उद्योग, उद्योग भी इसमें, ये औद्योगिक लिखा हुआ। ठीक है ना, समझ रहे हो? मानव भूगोल के तत्व आ रहे हैं इसमें सारे, जो मानव करता है। यहाँ एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मानव नहीं करता है, लेकिन भौतिक भूगोल में एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो मानव करता था। अब वहाँ जल विज्ञान था, तो जल की बातें, समुद्र और महासागर। कोई कहे नहीं हमारे गांव में मैंने तालाब बनाया तो मैं मानव हूं, तो उसमें आ जाएगा। वो कृत्रिम हो गया। प्राकृतिक जिले प्राकृतिक होती है। ठीक है। ग्रामीण और नगरीय, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। राजनीतिक में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक परिदृश्यों की बात करते हैं। यानी कि राजनीति के अंदर हम ये देखते हैं कौन सा नेता या कौन सा लीडर किस स्थान से खड़ा हो रहा है, उसको वहाँ की लैंग्वेज, उसका भौगोलिक परिदृश्य, वहाँ की जलवायु सब कुछ पता होनी चाहिए, तब लोग उससे कनेक्ट होते हैं। तो राजनीति जो होती है वो भी भूगोल में किसी न किसी रूप में सहयोग करती है। इतना नहीं करता है, मैटर नहीं करता ज़्यादा ये, लेकिन राजनीतिक भूगोल को माना जाता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, अब आप कहोगे नगर और गाँव में तो हम कृषि और उद्योग पढ़ रहे, तो फिर आर्थिक अलग क्यों? यानी इनसे मानव पैसे कमाता है, इससे मानव जीविकोपार्जन करता है, इससे मानव अपना जीवन यापन करता है। तो ये चीजें आर्थिकी में आती है। किस में आती है? जैसे खेतीबाड़ी करेगा कोई, कृषि करेगा, तो कृषि किस में आएगी? आर्थिकी में। मानव करता है कृषि। पर्यटन, कहीं घूमने जाते हैं कई लोग, कहीं पास में चाय समोसे की शॉप लगा देते हैं, पर्यटन से उसे फायदा होता है। कहीं घूमने भी गया तो पर्यटन का भी आर्थिकोपार्जन यानी कि जीविकोपार्जन यानी पैसे मिलते हैं पर्यटन से। अवसंरचना यानी पृथ्वी की जो संरचना होती है वो भी बहुत इफेक्ट डालती है किस पे? व्यक्ति को जीविकोपार्जन चलाने में। यानी मोटे मोटे तौर पर ये चीजें वो है जो मानव को कुछ कमाने में सहायक होती है। उद्योगों से मानव कमाता है। सेवाएं, ये हम देखेंगे। व्यापार और परिवहन, देखो ये जुड़े हुए हैं। पर्यटन मतलब घूमने जाना, जाता है किससे घूमने? गाड़ियों से, तो साधन यानी परिवहन। और कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए कहीं जाता है तो व्यापार, परिवहन और पर्यटन जुड़े हुए। कृषि वहां होगी जहाँ संरचना अच्छी होगी, अवसंरचना अच्छी होगी, वहाँ का माहौल। अवसंरचना का मतलब है संरचना, पृथ्वी की संरचना, मैदानी भागों पर अच्छी कृषि होगी, स्थानांतरित कृषि वगैरह जो होती है। औद्योगिक, उद्योग कहाँ लगते हैं? जैसे गन्ना उद्योग लगाना आपको, तो गन्ना जहाँ ज्यादा होता है वहाँ जाके लगाओगे। गेहूं उद्योग लगाना है आटा बनाने के लिए, बिस्किट बनाने का। अब कहीं गेहूं तो दूर बन रहे हैं, किसी दूर खेतों में पैदा हो रहे हैं, आपने दूर जाके उद्योग लगा दिया। जैसे गुलाब की खेती जहाँ होती है
वहाँ जो होते हैं माला वगैरह बनाने के कारखाने जो होते हैं अधिकतर उसके आसपास ही होते हैं, वहाँ से फिर तैयार होके जाते हैं। तो कुछ कृषि ऐसी होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, तो उद्योग वहीं लगाए जाते हैं। सेवाएं अगले साल वैसे डिटेल से पढ़ा करते हैं हम 12th में, लेकिन यह मोटा मोटा हमें सिर्फ सेवाएं दिया रहता है, इससे आगे कुछ भी नहीं रहता। सेवाएं क्या होती है? प्राथमिक सेवाएं, जिसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, द्वितीयक सेवाएं, तृतीयक सेवाएं, ऐसे डिवाइडेशन होते हैं। प्राथमिक सेवा क्या होती है? प्राथमिक सेवा वो होती है जो प्राथमिक स्तर पर होती है, खेती बाड़ी जिसे हम कहते हैं, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना। द्वितीयक क्या होती है? द्वितीयक क्या होती है कि द्वितीयक जो होती है पुनः निर्माण कर देती है किसी वस्तु का। जैसे मैंने खेत के अंदर तिल पैदा किए, खेत के अंदर तिल की खेती की, कौन सा व्यवसाय? प्राथमिक व्यवसाय। लेकिन तिलों से मैंने तेल निकाला, यानी कि रूप में परिवर्तन हो रहा है, निर्माण हो रहा है दोबारा से तिल का तेल में, तो विनिर्माण किस में पड़ते हैं? दूसरे व्यवसाय में। और जो लेके आया तिलों को खेत में से फैक्ट्री में, वो पड़ते हैं तीसरे व्यवसाय में। तो इसको व्यवसाय को सेवाएं भी कहा जाता है। तो हमने मोटे मोटे तौर पर जो है मानव भूगोल, विधि, दर्शन शास्त्र और भौतिक जो पार्ट है वो पढ़ ली। अब दो बचते हैं आपके, एक तो जीव भूगोल, जीवों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, और एक प्रदेशों का अध्ययन जो किया जाता है, उसको हम कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सुना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड है अगर आपको समझ में आ रहा है तो उन्हें भी कहिए कि पढ़ ले थोड़ा, क्योंकि 11th की जो पढ़ाई है वो कहाँ काम आती है? वो 12th में काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।